जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली अबाउट एसईओ। एसईओ की अगर आप फुल फॉर्म देखें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके फुल फॉर्म से ही अगर आपने कभी भी एसईओ के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो आप इसका नाम सुनते ही खुद समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन चाइना के साथ तो है। और चाइना एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन इंडिया के साथ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली इंडिया और चाइना दोनों ही इसके पार्ट है। देखो, एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए इंडिया और चाइना सालों से एक साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और बॉर्डर्स पर इश्यूज होने के बाद भी दोनों कंट्रीज कंटिन्यूअसली एससीओ में अपनी कोऑपरेशन को दिखा रहे हैं। बट एससीओ यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना और रशिया ने फॉर्म की है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना और रशिया ने फॉर्म की है, दैट मीन्स यूएसए के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। इवन नाटो कंट्रीज के लिए भी एससीओ एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एससीओ यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, नाटो कंट्रीज के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है इन 2024। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एससीओ के अंदर वो ऐसी क्या चीज है जो यूएसए को इतना ज्यादा परेशान करती है। देखो, ये समझने से पहले कि एससीओ यूएसए के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती का विषय कैसे है, पहले ये समझना होगा कि एससीओ है क्या। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, यूरोप और एशिया को जब हम साथ में मिला देते हैं तो उसको यूरेशिया बोलते हैं। और जब इन कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, जब ये आपस में मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं या उसके पार्ट बनते हैं, उसको हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। और यही सबसे बड़ी चीज है जो यूएसए को परेशान करती है। वैसे तो 2001 में चाइना और रशिया के द्वारा एससीओ की फॉर्मेशन होती है, बट अगर हम इसके रूट तक जाएं तो 1996 वो साल था जब एससीओ की फॉर्मेशन होती है। बट उस टाइम पर इसका नाम एससीओ नहीं था, उस टाइम पर इसका नाम था संघाई 5, क्योंकि इसमें 5 कंट्रीज थे जिन्होंने साथ में मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, जैसे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। आगे चलकर 2001 में जब उज्बेकिस्तान एससीओ का मेंबर बनता है तो इसका नाम संघाई 5 से हटाकर एससीओ कर देते हैं, और आज भी हम इसको एससीओ के नाम से ही जानते हैं। अगर हम एससीओ को कंपेयर करें बर्ट की और ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम एक बात नोटिस करेंगे कि एससीओ इन सबसे डिफरेंट है, और इसमें डिफरेंट होने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखोगे, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो या एरिया की बात हो, एससीओ बर्ट की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे यूरोप और एशिया का जितना भी टोटल एरिया है उसका 80% एरिया जस्ट एससीओ कंट्रीज के पास है। इवन बर्ट की 40% पॉपुलेशन इन एससीओ कंट्रीज में ही रिसाइड करती है। एज ऑफ 2021 अगर आप एससीओ कंट्रीज के मेंबर्स की टोटल जीडीपी को कंबाइन कर दें तो उनकी जो कंबाइंड जीडीपी थी वो बर्ट की अबाउट 20% थी, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और इस चीज में इंडिया का भी एक पार्ट है। जून 2017 वो साल था जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ एससीओ के मेंबर बनते हैं, और इन दोनों कंट्रीज के ऐड होने के बाद ही एससीओ के अंदर 8 कंट्रीज एज अ मेंबर हो जाते हैं। उससे पहले 6 थे, जैसे कि 2001 में उज्बेकिस्तान ज्वाइन हुआ था, उसके बाद कोई भी कंट्री ऑफिशियली परमानेंट मेंबर नहीं बनता है एससीओ का। फिर 2023 में ईरान इसका पार्ट बनता है। 2024 में अब जो रिसेंटली एससीओ की समिट हुई है उसमें बेलारूस एक परमानेंट मेंबर बन चुका है एससीओ का। देखो, वैसे तो एससीओ के अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे सिक्योरिटी की बात होती है, रीजनल पीस की बात होती है, टेररिज्म को खत्म करना, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना, सेपरेटिज्म को खत्म करना। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे, ईरान और पाकिस्तान दोनों एक ऐसे देश हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल दीज कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ एससीओ। तो ये ट्रूली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एससीओ टेररिज्म को खत्म कर पाएगा। हाँ, एससीओ के अंदर ये प्रयास चल रहे हैं कि टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए, उसको खत्म किया जाए। उसके लिए एक बॉडी भी तैयार की गई थी, रेट्स, मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका मोटिव था कि टेररिज्म को एनी हाउ कंट्रोल किया जाए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एससीओ की भी एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको हम हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल कहते हैं। जो जितने भी डिसीजन होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है एससीओ के अंदर, उसके जो मेजर डिसीजन होते हैं वो यही बॉडी लेती है। यहाँ पर आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बट ये एक अलग टॉपिक है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। बट हाँ, आप यहाँ पर एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि पहले काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट होता है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल बनती है, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर बनती है। बट एससीओ के बनने के बाद यूएसए के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। हालांकि जब ये बना था तब इतनी बड़ी चुनौती यूएसए के सामने नहीं थी, उन्होंने ऐसा फील भी नहीं किया था। बट आज के समय एज ऑफ 2024 एससीओ यूएसए के लिए और नाटो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि एससीओ के बनने से ही चाइना और रशिया काफी क्लोज आ चुके हैं। एक टाइम पर चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर इश्यूज थे, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार लड़ाई भी हुई थी, खून बहा था। बट अब एससीओ के बाद ये आपस में
एक काफ़ी कोऑपरेटिव कंट्रीज़ हैं। और अगर आप देखोगे इस डिकेड में ये कंट्रीज़ चाइना और रशिया ऐसे कंट्रीज़ हैं जो तेज़ी से एक दूसरे के वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बने हैं। और इन दोनों का पास आना यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी बात है। देखो इसके पीछे भी एक वजह है। चाइना एक एंटी यूएस है और रशिया एंटी 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 यूएस है। जब ये एंटी यूएस कंट्रीज आपस में एक साथ मिलेंगे तो यूएसए के लिए ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। यूएसए इसको नकार नहीं सकता। 2021 तक एससीओ के अंदर बस 8 मेंबर थे, जिनमें 5 कंट्रीज ऐसे थे जो मिलिटरली काफी स्ट्रांग थे। बट अब आप देखोगे 2023 में ईरान इसका एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। और अब रिसेंटली 2024 में 4 जुलाई को जो एससीओ की समिट स्टार्ट हुई है अस्ताना कजाकिस्तान में, उसमें बेलारूस एससीओ का एक परमानेंट मेंबर बन चुका है। देखो बेलारूस भी कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, इसकी भी मिलिटरली काफी ज्यादा चर्चे होते हैं। जब बात आती है रशिया की तो बेलारूस का नाम अपने आप ही आपके आसपास घूमने लगता है। देखो जिस तरीके से एससीओ एक्सपैंड कर रहा है उसके वजह से यूएसए के जो सर के बाल हैं वो पकते जा रहे हैं। दैट मींस यूएसए इज अंडर हाई प्रेशर। यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। एससीओ में कहीं भी ऑफिशियली ये नहीं लिखा गया कि एससीओ एंटी यूएस है। यूएसए हमेशा एंटी नेटो प्रोपेगेंडा को चलाएगा, ऐसा उसमें कहीं नहीं लिखा। बट यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज का यह मानना है कि एससीओ एक एंटी नेटो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा से नेटो के अगेंस्ट में जाएगी। और ये बात सही भी है। बट ये बात काफी ज्यादा ऑब्वियस है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना और रशिया के द्वारा स्टार्ट की गई है और ये दोनों ही कंट्रीज एंटी यूएस और एंटी नेटो है, दैट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन भी एंटी यूएस और एंटी नेटो है। और अगर ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करती है तो आप खुद सोचो यूएसए पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे वेस्ट में यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है नेटो, वैसे ही ईस्ट में एससीओ है और इसको नेटो ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो आसियान कंट्रीज हैं वो भी एससीओ का मेंबर बनने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इन फ्यूचर अगर ये कंट्रीज भी एससीओ का मेंबर बन जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं यूएसए को इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी मात दे सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई सन 2024 को एससीओ की समिट स्टार्ट हुई थी कजाकिस्तान में और पीएम मोदी इस समिट को स्किप कर देते हैं। 2017 से लेकर अब तक एससीओ की हर एक मीटिंग को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अटेंड किया जा रहा था। बट 2024 में पीएम मोदी इसको स्किप कर देते हैं और एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वो जाते हैं कजाकिस्तान इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आई होप आपको इसके बारे में क्लियर आइडिया लग गया हो व्हाई इज द यूएस अफ्रेड ऑफ एससीओ, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपका इस बारे में कोई डाउट होता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।